हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच नए एपिसोड लेके आए हैं। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और साथ में मिलकर सुनते हैं। सौंदर्या के फोन करने पर देव ने सुजॉय को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने से इनकार कर दिया था और ये सुनते ही सौंदर्या परेशान हो गई थी। उसने देव को काफी समझाने की कोशिश की। मैं समझ रही हूँ कि सुजॉय जैसे इंसान की असली जगह पुलिस स्टेशन है, लेकिन उसके यहाँ न रहने से शनाया मुश्किल में फंस गई है। उसकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने बच्चों का ख्याल रखने से साफ मना कर दिया है, जिसकी वजह से उसे ऑफिस आने में परेशानी हो रही है। तो उसे कहो ऑफिस के बजाय अपने घर और बच्चों पर फोकस करे। वैसे भी जब उसका पति कमा रहा है तो उसे काम करने की क्या जरूरत है। अच्छा, तो आप भी उन मर्दों में से हैं जो ये सोचते हैं कि औरतों को अपना करियर बनाने के बजाय सिर्फ घर की चार दीवारी में रहते हुए अपने पति और बच्चों पर फोकस करना चाहिए। मैंने ये कब कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि शनाया के बच्चे सिर्फ और सिर्फ उसकी और सुजॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। और अगर सुजॉय घर पर नहीं है तो शनाया को चाहिए कि वो ऑफिस के बजाय बच्चों पर ध्यान दे, क्योंकि वही जरूरी है। और हाँ, मुझसे दोबारा सुजॉय को छुड़ाने की बात मत करना। अभी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर मुझे जो इतना बड़ा लेक्चर दिया है, उससे मैं समझ गई कि शनाया अगर मेरी दोस्त है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट वरी, मैं आपकी ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखूंगी। और हाँ, औरतों के बारे में आपकी कीमती राय सुनकर अच्छा लगा। ये कहकर सौंदर्या ने फोन रख दिया था। उसे लग रहा था सो कॉल्ड मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड एटीट्यूड वाले देव की सोच कितनी पुरानी है। उसे देव पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसने देखा कि देव उसे दोबारा कॉल कर रहा है। आपका समय बहुत कीमती है मिस्टर देव, इसलिए आपको इस तरह मेरे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम नाराज हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आपने मुझे आईना दिखा दिया। अब अपनी दोस्त शनाया की प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं खुद ही ढूंढूंगी। आप परेशान मत होइए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ और सोच रहा था, इसलिए थोड़ा गलत बोल गया। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूँ कि सुजॉय के ना होने से शनाया को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। सौंदर्या की तरफ से कोई जवाब न पाकर देव ने एक बार फिर उसे मनाने की कोशिश की। आई एम रियली सॉरी सौंदर्या, प्लीज मान जाओ, प्लीज। अगर तुम कहो तो मैं वीडियो कॉल करके तुम्हारे सामने कान पकड़कर सॉरी बोलने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज ये नाराजगी छोड़ो और कुछ तो बोलो। इसकी जरूरत नहीं है। आई एक्सेप्टेड योर अपॉलॉजी। थैंक गॉड, वरना मुझे तो लगा आज रात घर पर मुझे खाना नहीं मिलेगा। क्या मैं आपको इतनी जालिम वाइफ लगती हूँ? लगती तो नहीं हूँ, बट यू नेवर नो। अच्छा, एक बात बताइए, आपको सच में ऐसा लगता है कि औरतों को अपने करियर के बजाय घर और बच्चों पर फोकस करना चाहिए? देखो, मैं ये नहीं कहता कि औरतों को अपने करियर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मेरा मानना यह है कि एक आदमी को इतने पैसे जरूर कमाने चाहिए जिससे वो अपने बच्चों और वाइफ को अच्छी जिंदगी दे सके। इसके साथ उसे अपनी वाइफ को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी वो अपनी माँ को देता है। आफ्टर ऑल वो उसके बच्चों की माँ भी है। तो अगर वो ऐसा करता है तो कौन सी ऐसी औरत है जो घर और बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जाना चाहेगी? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देव के साथ रहते हुए सौंदर्या ये तो जान ही गई थी कि वो भले ही थोड़ा इम्पेशेंट हो, लेकिन है काफी सुलझा हुआ। आज उसके थॉट्स सुनकर सौंदर्या थोड़ी इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हेलो, आर यू देयर? या बस शनाया के बारे में सोच रही थी। अब ज्यादा मत सोचो। मैंने लॉयर शाह को वॉइस मैसेज भेज दिया है। वो आज सुजॉय को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल लेंगे। रियली? वाओ! शनाया को पता चलेगा तो कितनी खुश होगी। मैं उसे अभी कॉल करके बताती हूँ। हाँ, बता देना। लेकिन क्या अभी मैं तुमसे सुजॉय से रिलेटेड एक बात पूछ सकता हूँ? मुझसे? वो भी सुजॉय से रिलेटेड? हाँ, पूछिए। तुम्हें याद है हमारी शादी वाले दिन तुमने मुझे बताया था कि एक आदमी तुम पर लगातार शादी के लिए प्रेशर बना रहा है, और पिछली रात ऑफिस ट्रिप के दौरान उस आदमी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करनी चाहिए। इसलिए तुम अपनी पसंद के किसी शख्स के बजाय एक ऐसे शख्स से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो गई थी जिसे तुम जिंदगी में कभी मिली भी नहीं हो। क्या वो आदमी सुजॉय था?
देव को इस बात का शक हमेशा से था, इसलिए उसने हमेशा सुजॉय को अपने दुश्मन के तौर पर ही देखा था। जहां एक तरफ देव हाथों में फोन पकड़े सौंदर्या के जवाब का इंतजार कर रहा था, वहीं पहली बार देव के मुंह से अपनी लव लाइफ से रिलेटेड सवाल को सुनकर सौंदर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। थोड़ी देर बाद देव ने अपनी बात रखी। मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सवाल नहीं पूछा था सौंदर्या। तुम अगर इसका जवाब नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। भूल जाओ कि मैंने ऐसा कोई सवाल तुमसे किया भी था, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है देव, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसे मैं पसंद करती हूँ और उसे छोड़कर आपसे शादी की है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? सवाल के जवाब में सवाल पूछकर सौंदर्या ने देव को जिस तरह का जवाब दिया था, शायद कुछ इसी तरह का जवाब देव एक्सपेक्ट कर रहा था। देव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। तभी देव ने देखा उसका राइट हैंड चेतन बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। उसने सौंदर्या से अपनी बात पूरी की। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ वरना नौकरी से मेरी छुट्टी हो जाएगी। और रही बात सुजॉय की, तो वो आज रात घर पहुंच जाएगा, लेकिन शनाया के बारे में हम रात को मिलकर बात करते हैं, ठीक है? या बाय। लेट्स गो चेतन। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। लगता है अपनी नई वाइफ को आप बेहद प्यार करते हैं। प्यार? ये तुमसे किसने कहा? मेरे पास प्यार जैसी फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। लेट्स गो। ये कहते हुए देव तेज कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया और पीछे चल रहा चेतन सोच रहा था, बॉस चाहे जो भी कहे, लेकिन सच यही है कि पिछले 10 सालों में मैंने आज तक उनके चेहरे पर इस तरह से मुस्कुराहट नहीं देखी। एनीवे, कुछ तो बात होगी मैडम में, जिन्होंने इतने एरोगेंट, इगोइस्टिक और टफ इंसान को भी मुस्कुराना सिखा दिया। कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चलते हुए लगातार देव मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करने से पहले वो काफी सीरियस हो गया था, जिससे उसके इमोशंस उसके फेस पर ना जाएं। वहीं सौंदर्या सुजॉय की खुशखबरी देने जब शनाया के पास गई, तो उसने देखा शनाया टाइपिंग करते हुए रुद्र को दूध पिला रही थी। उसने पास जाकर शनाया के कंधे पर हाथ रख दिया। बस एक और दिन शनाया, कल से सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुजॉय के लिए देव से बात कर ली है, वो आज शाम तक घर आ जाएगा। आई होप उसके घर आने से तेरी मदर इन लॉ तेरे बच्चों को संभालने के लिए राजी हो जाए। यार, ये तेरा देव तो बहुत पहुंची हुई चीज है, लेकिन ये लॉयर रतन शाह को कैसे जानता है? क्या कभी देव ने तुझे इसके बारे में बताया है? हाँ, बात तो हुई थी हमारी। कह रहा था एक बार उसने मिस्टर शाह की जान बचाई थी, इसीलिए वो उसका एहसान चुका रहा है। अच्छा, देव का पूरा नाम देव प्रताप सिंह है ना? हाँ बाबा हाँ, और ये बात तो दूसरी बार मुझसे पूछ रही है। आखिर बात क्या है? तभी अचानक से शनाया को जैसे कुछ याद आ गया। उसने फटाफट अपना फोन निकालकर कुछ सर्च किया और सौंदर्या को दिखाया। ये देख, ये वही रतन शाह है ना जो उस दिन हमें छुड़ाने आए थे? हाँ, लेकिन बात क्या है? ये देख, इनके बारे में क्या लिखा है। ये लक्ष्मी एम्पायर के लीगल डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं और लक्ष्मी एम्पायर के सीईओ का नाम भी देव है। कहीं तेरा देव इस लक्ष्मी एम्पायर वाला देव तो नहीं? हो सकता है इसीलिए उस दिन वो देव के एक कॉल पे आ भी गया था। कुछ भी बके जा रही है। अरे अगर वो देव एम्पायर का मालिक होता तो वो कंगाल होकर मेरे घर क्यों रह रहा होता? अच्छा चलो, मान लिया कि वो मुझे झूठ बोल रहा है, लेकिन गजेंद्र अंकल वो इन सब में अपने बेटे का साथ क्यों देंगे? लेकिन उस दिन तूने देखा नहीं मिस्टर शाह देव को कितना रिस्पेक्ट दे रहे थे? ग्रैटिट्यूड भी कोई चीज होती है शनाया। एनीवे, मुझे लगता है तू बहुत ज्यादा सोच रही है। सच कह रही है तू। अगर वो है भी तो मुझे क्या? सुजॉय घर आ रहा है मेरे लिए, यही बहुत है, वरना मेरी मदर इन लॉ ने मेरा जीना हराम कर दिया था। आई होप अब वो मेरे बच्चों को संभाल लेंगी। वो सब तो ठीक है शनाया, लेकिन मुझे लगता है अपने बच्चों के मामले में तुझे उन पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
इससे बेस्ट है हम कोई आया ढूंढ ले। इससे तुझे अपने बच्चों के लिए उन पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा और तू अपने काम पर भी फोकस कर पाएगी। तू भी क्या बात कर रही है यार? तुझे लगता है 25,000 रुपए की सैलरी में मैं आया अफोर्ड कर सकती हूँ? बात तो सही है तेरी, लेकिन तू ये सोच, अगर तेरी पूरी सैलरी भी उसमें चली जाए तब भी तो नुकसान में नहीं रहेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल सैलरी तो बढ़ ही जाएगी। और फिर मैं तो हूँ ही, कुछ कम ज्यादा हुआ तो मुझसे ले लेना। नहीं यार, अभी तूने खुद लोन पर एक घर खरीदा है जिसकी इंस्टॉलमेंट्स तुझे पे करनी होगी। ऐसे में मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? और सुजॉय की हरासमेंट्स की वजह से वैसे ही मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। अभी उस लूजर सुजॉय की बात तो तू कर ही मत। रही बात आया हायर करने की, तो तू अगर बच्चों की माँ है तो मैं भी मासी हूँ, तो मासी इतना तो कर ही सकती है ना? ये सुनकर शनाया ने सौंदर्या को गले से लगा लिया। उस शाम जब शनाया अपने घर पहुंची तो उसकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ उसी के बारे में आपस में बातें कर रही थीं। एक बार सुजॉय घर आ जाए, फिर मैं इस शनाया को देखती हूँ। जब से नौकरी करने लगी है तो बहुत रुबाब दिखाने लगी है। जैसे ये काम नहीं करेगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। सही कहा तुमने। वैसे मैंने सुना है इसने सुजॉय को डिवोर्स की धमकी दी है क्या? वैसे अगर ये डिवोर्स दे दे तो अच्छा ही है। मैं अपने सुजॉय की अपनी पसंद की लड़की से दूसरी शादी करवाऊंगी, और वो भी अच्छा खासा दहेज लेकर। आखिर मेरे बेटे में बुराई ही क्या है? सही है माँ, फिर देखेंगे अपने 2 बच्चों के साथ ये मैडम जॉब करती है या घर पे रहकर उनको संभालती है। मुझे तो लगता है। अंदर बातें हो ही रही थीं कि शनाया दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ गई थी। उसे देखकर सावित्री देवी और देवोश्री काफी डर गई थीं। सौंदर्या के साथ सुजॉय की जबरदस्ती वाली बात सुनकर अब देव क्या करेगा? क्या सौंदर्या से उसकी लव लाइफ के बारे में जानने के बाद क्या देव सौंदर्या के और करीब आ जाएगा? अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की बातें सुनने के बाद क्या सुजॉय को डिवोर्स देने का अपना इरादा शनाया बदल देगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया के अंदर आते ही सावित्री देवी और देवोश्री का चेहरा देखने लायक था, लेकिन शनाया खामोश थी। अपने बच्चों के लिए अपने गुस्से को पीकर शनाया ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था। अंदर आते ही छोटे रुद्र को बिस्तर पर सुलाकर वो नहाने चली गई थी। नहाकर आते ही वो सीधे किचन में चली गई थी। उसे लगा सावित्री देवी ने शायद कुछ खाने के लिए बनाकर रखा हो, लेकिन अंदर रेस्टोरेंट से मंगाए पार्सल फूड के खाली पैकेट्स देखकर उसे रोना आ गया। तभी सावित्री देवी की आवाज गूंजी, हमने बाहर से खाना मंगवाकर खा लिया है, तुम्हें खाना हो तो अपने लिए बनाकर खा लो। सावित्री देवी की बात सुनकर शनाया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अभी उनसे झगड़ना नहीं चाहती थी, सो उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन भूख और बेबसी से उसे रोना आ गया। वो सोचने लगी, ये इतनी इनह्यूमन कैसे हो सकती है? इन्हें पता है ना बच्चे को दूध पिलाने वाली औरतों को कितनी भूख लगती है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा खाना रखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं भी किससे उम्मीद कर रही हूँ? जो अपने बेटे के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती, वो मेरे लिए खाना बनाकर रखेगी? टू मच एक्सपेक्टेशंस शनाया। ऑफिस से लौटने के बाद शनाया इतनी थक गई थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी उसने अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी रख दी थी और ड्राइंग रूम में आ गई, जहां सावित्री देवी और देवोश्री बैठे थे। माँ, आज सुजॉय वापस आ जाएगा तो कल से आप मेरे बच्चों की देखभाल करेंगी ना? ना चाहते हुए भी शनाया ने सावित्री देवी को माँ कहकर पुकारा था। शनाया की बात सुनकर सावित्री देवी ने टेढ़ी नजर से शनाया को देखा। सुजॉय आज घर वापस आ जाएगा, ये तुम्हें किसने कहा?
सौंदर्या ने? उस दिन तो वो बड़ा भाव खा रही थी, फिर आज अचानक उसे क्या हो गया? तुझे क्या लगता है देवो? कुछ नहीं माँ, ये इन दोनों की चाल है, जिससे भाई को अंदर रखकर ये अपने बच्चों को संभालने के लिए तुझ पर प्रेशर बना सके। माँ की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह चाल चलकर माँ को और हरास करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही शनाया? तुम चाहती तो ये काम बहुत पहले ही हो सकता था, लेकिन तुमने जानबूझकर सुजॉय और माँ को टॉर्चर करने के लिए ये सब किया, है ना? जाने दे देवो, जब एक माँ होकर भी ये एक माँ का दर्द नहीं समझ रही, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और तुम मुझसे अभी बच्चे संभालने की बात कर रही हो शनाया? तुम शायद भूल रही हो कि तुम सिर्फ रुद्र को संभालती हो। घर पर आरना की देखभाल मैं ही करती हूँ। शनाया ने आज सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए वो इनसे नहीं उलझेगी, क्योंकि वो गलत जगह पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने जबरदस्ती फेस पर स्माइल लाते हुए बड़े प्यार से सावित्री देवी की तरफ देखा। थैंक यू माँ। ये कहकर शनाया अंदर चली गई। शनाया के बदले रवैये को देखकर सावित्री देवी और देबो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शाम 7 बजे के करीब पुलिस ने सुजॉय को दोबारा ऐसा कुछ न करने की चेतावनी के साथ छोड़ दिया था। जब वो घर पहुंचा, तब तक उसकी बहन देबो अपने घर जा चुकी थी। इतने दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहने के बाद सुजॉय का हुलिया ही बदल गया था। उसे देखते ही सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी थी। हे राम, मेरे बेटे की क्या हालत कर दी उन नासपीटों ने। कितना पतला हो गया है तू रे। कुछ खाने को नहीं देते थे क्या वो लोग? मैं ठीक हूँ माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तू कुछ बना सकती है तो बना दे। बेटे की भूख का एहसास होते ही सावित्री देवी ने तुरंत बाहर से खाना मंगवा लिया, जिससे बेटे को इंतजार न करना पड़े। शनाया सब देख रही थी, लेकिन खामोश थी। रात सारा काम खत्म कर जब वो बिस्तर पर बच्चों को सुला रही थी, तो सुजॉय ने पीछे से आकर शनाया को बाहों में भर लिया। शनाया समझ गई। सुजॉय छोड़ो मुझे, बच्चे अभी सोए हैं, जाग जाएंगे। और जो मुझे नींद नहीं आ रही है उसका क्या? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया बेबी? प्लीज सुजॉय, मेरा मन नहीं कर रहा। मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ओह कम ऑन प्लीज शनाया, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट्स, सच, उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। ये कहते ही सुजॉय ने शनाया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिससे शनाया जोर से चीख पड़ी। मुझे दर्द हो रहा है सुजॉय, तुम समझ क्यों नहीं रहे? आई एम सो सॉरी। अब आराम से। शनाया के लगातार मना करने के बावजूद सुजॉय ने शनाया के कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। शनाया बुरी तरह से चिढ़ गई थी। उसने सुजॉय को जोर से धक्का मारा और वो जमीन पर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही सुजॉय को शनाया पर बहुत गुस्सा आया। उसने शनाया को कसकर 2 चांटे मारे और उसकी बाह मोड़कर उस पर लेट गया। लेकिन आज शनाया ने भी सोच रखा था कि चाहे जो हो जाए, आज वो सुजॉय के साथ नहीं सोएगी। उसने अपनी पूरी ताकत से सुजॉय को पंच मारना शुरू कर दिया था। सुजॉय ने शनाया का ऐसा बिहेवियर पहली बार देखा था। वो गुस्से से बाहर निकल गया था। बाहर बैठी सावित्री देवी ने जब बेटे को इस तरह से बाहर जाते देखा, तो वो समझ गई। उसे भी शनाया पर बहुत गुस्सा आया। तुम्हारा पति आज इतने दिनों बाद पुलिस स्टेशन से आया है, क्या तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि उसका ख्याल कैसे रखा जाता है? ख्याल रखना तो दूर की बात, तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो गई शनाया? हस्बैंड का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इसका पाठ मुझे सिखाने की बजाय अगर आप अपने बेटे को वाइफ का ख्याल रखना सिखाती ना, तो बेहतर होता। बिस्तर पर साथ सोना ही सिर्फ हस्बैंड का काम नहीं होता है, बल्कि वाइफ की परेशानी, उसके मूड को समझना भी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हर रोज ऑफिस में गधे की तरह काम करती हूँ, क्या मेरी थकावट किसी को नजर नहीं आती? किसने कहा तुम्हें ऑफिस जाने को? ऑफिस जाकर काम करना तुम्हारी चॉइस है,
हमने फोर्स नहीं किया तुम्हें। सावित्री देवी को देखकर शनाया ये बात समझ चुकी थी कि वो लड़ने के इरादे से ही आई है। ऐसे में उसने आर्गुमेंट करने की बजाय शनाया ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। देखिए, मैं आपसे अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती। मैं बहुत थक गई हूँ और कल मुझे फिर ऑफिस जाना है, तो मैं चली सोने। अच्छा होगा आप भी सो जाए। गुड नाइट। ये कहकर शनाया ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। बेहद थकी होने के बावजूद शनाया की आंखों से नींद भाग गई थी। उसे अपने 7 साल पुराने वो दिन याद आ गए जब सुजॉय से उसने शादी की थी। शादी के दौरान सुजॉय कितना केयरिंग हुआ करता था। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात का पूरा ख्याल रखता था, फिर चाहे उसे अपने माँ के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। पीरियड्स के दिनों में मेरे मूड स्विंग्स को समझने वाला, मेरी मर्जी के बिना मुझसे कोई संबंध नहीं बनाने वाला, मेरे रूठने पर मिन्नतें करके मुझे मनाने वाला और मेरी पसंद को प्रायोरिटी देने वाला सुजॉय समय के साथ कहाँ खो गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या इसमें मेरी भी गलती है या सुजॉय पहले से ही ऐसा था? बस मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये उसका कुछ दिनों का नाटक तो नहीं था। पास्ट में जो गलतियां हो गईं, वैसी गलतियां ना करते हुए अपनी जिंदगी को एक सही मोड़ देने के लिए आज शनाया अपनी जिंदगी का एनालिसिस कर रही थी। पिछले 6 महीनों से बिस्तर पर शनाया को इग्नोर करते हुए बाहर अपने लिए वाइफ तलाशते रहे सुजॉय के लिए क्या वो एक डोरमैट है जिस पर जब चाह आकर पैर पोंछ लिया और निकल गए? जहां शनाया ये सब सोच रही थी, वहीं सावित्री देवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बाहर खड़े सुजॉय से बातें कर रही थी। मुझे लगता है शनाया का जरूर बाहर किसी से चक्कर चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है सुजॉय? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपको किसी ने कुछ बताया क्या? बताया तो नहीं, लेकिन जिस तरह का तुम्हारे साथ उसका व्यवहार है, उसे देखते हुए मुझे शक हो रहा है। वरना कौन सी औरत है जो अपने पति को बेडरूम से भगा दे? मुझे तो लगता है पक्का कोई बात है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार शक कर रही हो। मैं शनाया को लंबे समय से जानता हूँ, वो उन औरतों में से नहीं है। अब ज्यादा मत सोचो, जाओ जाकर सो जाओ। सुजॉय के आ जाने से शनाया को थोड़ी राहत मिली थी। वो जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए निकल गई। आज ऑफिस में ज्यादा काम ना होने के कारण सौंदर्या उसे अपने साथ अपने घर के कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गई थी। ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों है सौंदर्या? और ये लोग बैनर लेके क्यों खड़े हैं? पता नहीं यार, रुक मैं किसी से पूछती हूँ। अरे भाई सुनो जरा, ये आप लोग बैनर लिए क्यों खड़े हैं? क्या बिल्डर फिर समय से फ्लैट देने से देरी कर रहा है? अरे देरी नहीं मैडम, वो घर देने के नाम पर हमें चूना लगाकर हमारे पैसे लेकर भाग गया है। हमारी तो जिंदगी तबाह हो गई, घर भी गया और पैसे भी गए, और बैंक से जो लोन हमने लिया था उसकी इंस्टॉलमेंट अलग से हमें भरनी है। अब हम क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी बातें सुनकर सौंदर्या को लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में फेंक दिया है। इस प्रोजेक्ट में उसने अपनी पिछले 9 साल की कड़ी मेहनत की कमाई के पूरे 50 लाख रुपए भरे थे। एक पल में उसके सारे सपने बिखर चुके थे। उसने कई जगह पर भाग दौड़ करके इस मामले को गवर्नमेंट की नजर में लाना चाहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात को लेकर वो काफी निराश थी और गजेंद्र प्रताप कुछ दिनों से ये नोट कर रहे थे। बेटा, तुम कुछ दिनों से मुझे काफी परेशान लग रही हो। ऑफिस में कोई बात हो गई है क्या? मेरे सारे सपने टूट गए पापा। मैंने सोचा था हम अपने नए घर में जाएंगे, लेकिन अब शायद ऐसा कभी नहीं होगा। हमें ना चाहते हुए भी इसी घर में रहना होगा। लेकिन तुम तो कह रही थी तुम्हारा नया घर तुम्हें जल्द मिलने वाला है। हाँ पापा, मुझे भी यही लगा था, लेकिन अभी 10 दिन पहले जब मैं साइट पर गई थी तो पता चला कि उस बिल्डर ने कोई काम नहीं किया है।
और सारे पैसे लेकर भाग गया है। मेरी तरह कई लोग हैं जिनके साथ ये चीटिंग हुई है। अच्छा ये बताओ, डाउन पेमेंट करने के साथ तुमने इसके लिए कोई लोन भी लिया था? और अगर लिया था तो वो कितना है? मैंने 50 लाख डाउन पेमेंट की थी और बैंक से 50 लाख का लोन लिया था, जिसकी इंस्टॉलमेंट के 48,000 रुपए मुझे हर महीने पे करने हैं। ओह, ये तो वाकई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। सौंदर्या का उदास चेहरा देखकर गजेंद्र प्रताप पहले ही परेशान थे, लेकिन अब ये सब मामला जानकर वो और परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा सौंदर्या जैसी एक छोटा बिजनेस कर रही लड़की के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब सौंदर्या को इस मुसीबत से निकालने के लिए क्या करेंगे गजेंद्र प्रताप? क्या देव सौंदर्या की इसमें कोई मदद करेगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या की परेशानी की वजह सुनते ही गजेंद्र प्रताप ने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो सौंदर्या की मदद जरूर करेंगे। सुबह सौंदर्या के ऑफिस जाते ही वो अपने मैले कुचैले कपड़े बदलकर अच्छे कपड़ों में देव मेंशन जा पहुंचे। उन्हें इतने दिनों बाद मेंशन में आते देखकर सारे नौकरों में अफरा तफरी मच गई थी। तभी उनका पुराना वफादार नौकर सुखीराम दौड़ते हुए आया। नमस्ते मालिक, इस बार तो आप बहुत दिनों बाद आए विदेश से। हाँ सुखी, तो बताओ यहाँ सब राजी खुशी तो है ना? हाँ मालिक, आपकी कृपा से सब अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, देव कहाँ है? उससे जाकर कहो मैंने उसे अपने स्टडी में बुलाया है। जी मालिक। गजेंद्र प्रताप का आदेश मिलते ही सुखी दौड़कर आ गया और देव को बुला लाया। देव हैरान था कि इस समय उसके पिता यहाँ कैसे? वो फटाफट आया और अपने पिता को देखकर मुस्कुराने लगा। आज अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाना छोड़कर आप यहाँ कैसे? फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। जितनी जल्दी हो सके सौंदर्या के नए घर के कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी को भेजकर उसे खरीदो और जल्दी से जल्दी उस अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को खत्म करके उन सभी को घर बनवा कर दो जिन्होंने उसमें पैसे डाले हैं। और मैं ये क्यों करूंगा? क्योंकि मैं कह रहा हूं। सौंदर्या ने अपने नए घर के लिए जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था उसका बिल्डर उसके साथ सभी के पैसे लेकर भाग गया है। इस बात से वो बहुत उदास है और मैं उसे उदास नहीं देख सकता। तो उसके लिए उसके अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए लगाने की क्या जरूरत है? आप उसे किसी और के थ्रू एक घर गिफ्ट कर दीजिए। तुम्हें पता है वो कितनी खुददार है। वो कभी किसी से कुछ नहीं लेती और घर तो कभी नहीं लेगी। देखिए डैड, मैं सौंदर्य के लिए आपका प्यार समझ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उसके लिए उसके अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट में बिना मतलब करोड़ों रुपए लगाना मेरे हिसाब से बेवकूफी है। करोड़ लगे चाहे अरब लगे, ये मत भूलो सौंदर्य अब हमारे परिवार का एक हिस्सा है और उसे मैं किसी परेशानी में नहीं देख सकता। तो मैंने जो कहा वो करो और जितनी जल्दी करवा सकते हो उतनी जल्दी अपनी टीम को भेजकर काम शुरू करवाओ। यस डैड, आई नो कि आप सौंदर्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन वही इन्वेस्ट करता है जहां उसे प्रॉफिट हो। इस तरह इमोशनल होकर बिजनेस करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये मत भूलो सौंदर्या तुम्हारी वाइफ है। मैं भूलना भी चाहूं तो क्या आप मुझे भूलने देंगे? एनीवेज, उसके लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूं डैड, लेकिन इस तरह करोड़ों रुपए नहीं फूंक सकता। प्लीज डोंट आर्ग्यू विथ मी। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम ये करोगे या नहीं। नहीं करूंगा। तो ठीक है, इस बिजनेस का चेयरमैन होने के नाते मैं इन्वेस्ट करूंगा उसके प्रोजेक्ट में। यह मत भूलिए कि कंपनी हैंडओवर करते समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आपने एक रिटन स्टेटमेंट दिया था कि चेयरमैन होने के बावजूद आप मेरे काम में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे और अगर कुछ करना भी चाहेंगे तो उसके लिए आपको पहले मेरी मंजूरी लेनी होगी।
मेरे सिग्नेचर और सील के बिना आपके डिसीजंस इनवैलिड हैं। ओह, समझा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी परमिशन के लिए तुमसे भीख मांगूंगा? तुम अपने सिग्नेचर और सील अपने पास रखो। मैं अपने पर्सनल पैसों से उस प्रॉपर्टी को खरीद कर उसे बनाऊंगा। देख रहा हूं अपनी बहू के प्यार में आप पागल हुए जा रहे हैं। एनीवेज, आप अपने पैसों से जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा। इस बंद पड़े प्रोजेक्ट को शुरू करना आप जितना आसान समझ रहे हैं ये उतना है नहीं। इसके लिए पहले आपको ओरिजिनल डेवलपर को ढूंढना होगा, फिर उससे रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट्स में जाकर बहुत सारे पेपर वर्क करने होंगे, और इन सब में करीब 1 से 1.5 साल आराम से लग जाएगा। अगर आप में इतनी एनर्जी है तो प्लीज जस्ट गो है। तो अब तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तुम्हें पता है, ये सब सोचने के कारण उसने 2 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। क्या तुम्हें उसके लिए कुछ भी फील नहीं होता? डैड, मैं उसके लिए क्या फील करता हूं और क्या नहीं, इट्स नॉट द मैटर। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं कि सौंदर्य एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके लिए मैं करोड़ों रुपए दांव पर लगा दूं, उतनी भी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे अंदर इमोशंस नाम की चीज है या नहीं? Dad, yes, I am an emotional person, but I'm not emotionally fool. All right? अपने बेटे की बातें सुनकर गजेंद्र प्रताप समझ गए थे कि देव काफी प्रैक्टिकल बंदा है। हालांकि उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद गजेंद्र प्रताप ने शायद उसे इसी तरह की परवरिश दी थी। उन्होंने शायद उसे कभी नहीं बताया कि ये पैसा, पावर, फेम सब फेक हैं। अगर कुछ सच है तो सिर्फ आपका आपके जीवन साथी के लिए ट्रू लव और सिंसियरिटी। मैं तुम पर अपने डिसीजंस और नहीं थोपना चाहता। मैं घर जा रहा हूं। हो सके तो तुम भी जल्दी घर आ जाना। डैड प्लीज, आपको नहीं लगता अपने घर को छोड़कर जबरदस्ती उसके साथ रहना उसके लिए भी अनकंफर्टेबल होगा? उस छोटे से घर में जहां खुद उसके लिए स्पेस नहीं है, वहां हम भी रह रहे हैं। इट्स टू क्राउडेड डैड। यही तो तुम गलत हो। छोटे घर में जितना प्यार, अपनापन और खुशी होती है, उतनी शायद महलों में भी नहीं होती। तुम्हें पता है, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, तब मैं और तुम्हारी माँ ऐसे ही घर में रहते थे। घर छोटा था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ थे। बड़े घरों में लोग अपने अपने कमरों में गुम हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि उस घर में हमारे रहने से सौंदर्य को अच्छा ना लग रहा हो। वो भी सोच रही होगी, मैंने कर्टेसी मैंने घर पर क्या रख लिया, ये तो सीरियसली आ गए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम बिजनेसमैन चाहे जितने भी अच्छे हो, लेकिन इंसान की समझ तुम में नहीं है। तुम्हें क्या पता बचपन से ही वो अपने परिवार के लिए कितना तरसती रही है। मतलब ये कि जब वो 4 साल की थी, तभी उसके पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए थे और उन्होंने सौंदर्या को अपनाने से इनकार कर दिया था। तब से वो फैमिली अफेक्शन के लिए तरस रही है। ये सब आपको कैसे पता चला? ट्रेकिंग के दौरान जब हम पहाड़ों में फंसे थे, तभी उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। एक दूसरे से अलग होने के बाद उसके माँ बाप ने किसी और से शादी कर ली और सौंदर्या को उसकी दादी के पास भेज दिया। उसकी दादी ने भी उसे कोई प्यार नहीं दिया, बल्कि एक जानवर की तरह पाला। वो सौंदर्या को बहुत हैरेस करती थी। मैं समझ सकता हूं इस नन्ही सी जान ने अपने बल पर खुद को कैसे यहां तक पहुंचाया होगा। देव ने देखा सौंदर्या की कहानी सुनाते सुनाते उसके डैड फूट फूट कर रोने लगे थे। जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल सफर को हंसते हंसते पार करने वाले अपने डैड को इस तरह देखकर देव शॉक्ड हो गया था। तभी गजेंद्र प्रताप ने अपने बेटे की आंखों में देखा। मैंने सौंदर्या को बहुत करीब से जाना है बेटा। वो मुझे तुम्हारे पिता से ज्यादा अपना पिता समझती है। इसलिए कहता हूं कि उसे एक परिवार की बहुत जरूरत है। वो अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताती, लेकिन मैं चाहता हूं तुम उसकी जिंदगी में वो शख्स बनो जिसके कंधे पर सिर रखकर वो अपनी हर तकलीफ कह सके। अपने डैड की बातें सुनकर देव खामोश हो गया था। उसे वो रात याद आ गई थी जब सौंदर्या नींद में सिसक सिसक कर रो रही थी और जागने पर उसने कुछ नहीं बताया था। उस समय वो भले ही खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी,
लेकिन सच ये है कि उस समय उसकी कमजोरी को समझकर उसे प्यार और अपनेपन की बहुत जरूरत थी। मुझे आश्चर्य है कि इतने दिनों से उसके साथ रहते हुए भी तुमने उसकी आंखों में दर्द क्यों नहीं पढ़ा। शायद ये भी सौंदर्या की खासियत है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाली वो स्ट्रांग लड़की चाहे कितनी भी परेशान हो, लेकिन कभी सैड या नेगेटिव नहीं होती। सच एन अमेजिंग गर्ल। ये तो आपने सच कहा डैड। तो अब तुमने क्या सोचा है? डैड, सौंदर्य का हस्बैंड होने के नाते मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। ठीक है? खुश? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात है तो क्या उसे बेइंतहा प्यार करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उसके बारे में कुछ सोचा है? अब तो तुम्हें उसके साथ रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। आपने तो सुना ही होगा डैड कि समझदार आदमी कभी प्यार में नहीं पड़ता। सो एम आई। तो बेटा जी, तुमने भी सुना होगा, नेवर से नेवर। गजेंद्र प्रताप जानते थे देव चाहे कुछ भी कहे, लेकिन शादी के दिन से लेकर अब तक उसमें काफी चेंजेस आ गए थे। अब उसने ना सिर्फ डिवोर्स की रट लगानी बंद कर दी थी, बल्कि वो सौंदर्या को अपनी मानते हुए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने को तैयार था। अच्छा, बहुत बातें हो गई आज। अब मैं घर जा रहा हूं। तुम भी आज जल्दी घर आ जाना। ओके डैड। कुछ दिनों से परेशान सौंदर्या का आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो आज अपने नए घर की साइट पर चली गई थी, जहां अभी भी कई लोग हाथों में बैनर लिए बिल्डर के नाम पर हंगामा किए जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ पुणे की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आ रहा था। सौंदर्या अपने ख्यालों में गुम घर की तरफ चल पड़ी। जिंदगी भी अजीब है, 2 राहों पर खड़ी हो गई है। आगे बढ़ाती हूँ तो 10 कदम पीछे चली जाती हूँ। लेकिन इस तरह डिसअपॉइंट होने से कैसे काम चलेगा सौंदर्या? तुझे दोबारा नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी होगी। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो चिंता छोड़ और लग जा काम पे। सौंदर्या उन लड़कियों में से थी जिसे बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपनी मोटिवेशनल मेंटर वो खुद थी, और आज भी उसने वही किया था। डाउन पेमेंट के 50 लाख रुपए के डूबने और 50 लाख के कर्ज तले दबी सौंदर्या आज चेहरे पर मुस्कुराहट की चमक के साथ जैसे ही घर में एंटर हुई, उसे देखकर गजेंद्र प्रताप हैरान रह गए। इतने दिनों बाद आज तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा। लेकिन बात क्या है, हमें भी तो बताओ। क्या तुम्हारे नए घर का काम फिर से शुरू हो गया है? नहीं पापा, आज मैं फिर साइट पर गई थी। वहाँ का माहौल अभी भी वैसा ही है, लेकिन वहाँ से लौटते हुए मैंने सोचा अगर मैं इस बिजनेस के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करूँ तो फाइनेंशियली मैं थोड़ा संभल जाऊँगी। रही बात उन पैसों की जो बिल्डर लेकर भाग गया है, तो वो सिर्फ मेरे पैसे लेकर भागा है, मेरी किस्मत नहीं। अगर मैं और मेहनत करूँ तो दोबारा पैसे जोड़ सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना पापा? सौंदर्या की बात सुनकर गजेंद्र प्रताप को लगा आखिर सौंदर्या किस मिट्टी की बनी है। उन्हें सौंदर्या पर गर्व हो रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर सौंदर्या के सिर पर हाथ रख दिया था। सौंदर्या की समझदारी के जवाब में क्या करेंगे गजेंद्र प्रताप? क्या सौंदर्या की सच्चाई जानने के बाद देव उसके नए घर के प्रोजेक्ट को खरीद लेगा? क्या सौंदर्या का अपने घर का सपना सच होगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या के मुंह से पार्ट टाइम जॉब की बात सुनकर गजेंद्र प्रताप उसकी तरफ देखने लगे थे। तुम क्या करना चाहती हो सौंदर्या? पापा, मैं सोच रही थी अगर पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं एक स्ट्रीट स्टॉल शुरू कर लूँ तो। आप क्या सोचते हैं? तभी घर में एंटर हो रहे देव ने
स्ट्रीट स्टॉल शुरू करने की बात सुनी और उसने टेढ़ी नजर से अपने डैड की तरफ देखा। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो लोग खाना खाने बैठे तो देव ने सौंदर्या से इस बारे में बात की। बिजनेस से मन उब गया है क्या तुम्हारा, जो अब तुम स्ट्रीट स्टॉल शुरू करना चाहती हो? स्ट्रीट स्टॉल? सीरियसली? स्ट्रीट स्टॉल में बुराई क्या है? तुम्हें पता है सिर्फ रात को स्ट्रीट स्टॉल लगाने वाला एक स्ट्रीट वेंडर 1 महीने में लगभग 1 लाख तक कमा लेता है। हमारी 20 लोगों की कंपनी है। कई बार उन्हें सैलरी देने के बाद मेरे पास सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए ही बचते हैं। एनीवे, तुम्हें पता चला जो घर मैंने खरीदा था उसका बिल्डर हम सबके पैसे लेकर भाग गया है। डैड ने बताया मुझे। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, रख लो तुम। घर तो रहा नहीं, लेकिन बैंक की इंस्टॉलमेंट तो तुम्हें पे करनी ही होगी। आई होप इससे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। जिन्हें देव कुछ पैसे कह रहा था वो करीब 30,000 रुपए थे। इतने रुपए देखकर सौंदर्या हैरान रह गई थी। आपको जॉब ज्वाइन किए अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना, ऐसे में ये इतने सारे रुपए कहाँ से मिले? मैंने 1 महीने की सैलरी एडवांस ले ली है। और हाँ, तुम्हें ये स्ट्रीट स्टॉल खोलने की जरूरत नहीं है। अब से मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट भरने के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगा। आपको लगता है इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो तुम मुझसे और क्या चाहती हो? मैं सोच रही हूँ अगर हम एक स्ट्रीट स्टॉल खोलें और रात को वहाँ मेहनत करें तो आसानी से महीने के 50,000 कमा सकते हैं। फिर हमारी ऑफिस इनकम के साथ ये इनकम हमारे लिए बोनस होगी, जिससे हम कुछ कर सकते हैं। मे बी हम इससे अपने दूसरे घर का डाउन पेमेंट भर दें। सौंदर्या अपनी धुन में बोले जा रही थी और देव उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसे लग रहा था अगर सौंदर्या को ये पता चल जाए कि उसके 1 सेकंड की कीमत ही लाखों रुपए हैं, तो शायद उसका दम निकल जाए। वो ना कहने ही वाला था कि गजेंद्र प्रताप ने उसके स्ट्रीट स्टॉल में इंटरेस्ट दिखाते हुए उसे हाँ कह दिया। वाह सौंदर्या, बिजनेस के मामले में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। मुझे तुम्हारा ये आइडिया अच्छा लगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो, कब से शुरू करना है? गजेंद्र प्रताप के ये कहते ही देव ने उनकी तरफ घूर कर देखा। तभी गजेंद्र प्रताप ने देव के कान में कुछ कहा। सोच लो, अगर तुमने इनकार किया तो मैं यहीं सौंदर्या के घर पर रहूंगा और यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर देव ने सोचा अगर ऐसा हुआ तो उसे हमेशा सौंदर्या के साथ एक ही बेड पर सोना पड़ेगा। इससे बेहतर है वो हाँ कर दे। कम से कम इस मुसीबत से तो जान छूटेगी। देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। तो अब जब तुमने डिसाइड ही कर लिया है तो ठीक है, मुझे बता देना कि मुझे क्या करना है। लेकिन हाँ, एक बात मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि मैं हर रोज तुम्हारे साथ स्टॉल पर नहीं जाऊंगा। वैसे ये स्टॉल किस चीज की होगी, कुछ सोचा है या नहीं? मैंने सोच लिया है, हम लेडीज आइटम्स पर फोकस करेंगे, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है। आपको क्या लगता है? देव को सौंदर्या के स्ट्रीट स्टॉल का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसके बिजनेस स्किल से वो इम्प्रेस जरूर था। उसने सोचा अगर सौंदर्या की पढ़ाई पूरी हुई होती और उसे सही मौका मिला होता तो वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होती। देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये तो इसी खुशी में आज हम पार्टी करते हैं। खाना खाने के बाद कौन सी पार्टी होगी? कोल्ड ड्रिंक पार्टी। मैं कल ही सुपरमार्केट से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लाई हूँ। वहाँ सेल लगी हुई थी, सब ले रहे थे तो मैंने भी ले ली। तो आज हम उसी के साथ अपने स्ट्रीट स्टॉल के आइडिया को सेलिब्रेट करते हैं। मैं अभी लाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक पार्टी? स्ट्रीट स्टॉल की तरह देव को सौंदर्या की कोल्ड ड्रिंक की पार्टी का आइडिया भी बकवास लगा, लेकिन वो चुप रहा। देव कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता था। हाँ, कभी कभार वो वाइन जरूर पी लेता था, लेकिन वो भी इतनी महंगी जितनी सौंदर्या के पूरे महीने की सैलरी भी नहीं होती होगी। ऐसे में सेल में खरीदी गई कोल्ड ड्रिंक की बात सुनते ही देव ने मुंह बना लिया। तभी गजेंद्र प्रताप देव को मुंह बनाते देख उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। मैं जानता हूँ तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, लेकिन अभी रंग में भंग मत डालो, चुपचाप पियो। तब तक सौंदर्या सबके लिए कोल्ड ड्रिंक सर्व करके ले आई थी और ना चाहते हुए भी देव ने आंख बंद करके उसे एक घूंट में पी लिया, जैसे कोई कड़वी दवाई पी रहा हो।
कोल्ड ड्रिंक पीते ही देव को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब उसने देखा कि धीरे धीरे सौंदर्या का गोरा चेहरा नशे की वजह से गुलाबी होता जा रहा है, तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने अंदर जाकर बोतल पर देखा तो वो समझ गया कि कल गलती से सौंदर्या अल्कोहल मिक्स्ड कोल्ड ड्रिंक ले आई थी। उसने सौंदर्या की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो उसे देखकर लगातार मुस्कुराए जा रही थी। इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं मुस्कुरा रही हूँ? मैं सच में मुस्कुरा रही हूँ। देखो, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। सौंदर्या ने आईने में आंखें झपकाते हुए खुद को देखा, फिर मुड़कर देव की तरफ देखा। देव ने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और मेडिसिन बॉक्स की तरफ देखने लगा। तुम्हें अपने इंजर्ड बैक पर मेडिसिन लगवाना हो तो बोलो, वरना मैं सोने जा रहा हूँ। देव की बात सुनते ही सौंदर्या बिना कुछ कहे मेडिसिन बॉक्स लेकर देव के सामने बैठ गई और अपनी टॉप उतार दी। हर रोज की तरह आज उसे देव के सामने टॉप उतारने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। देव ने नजरें फेर ली, तभी सौंदर्या ने पीछे मुड़कर देव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। आप शर्मा रहे हैं देव? आप मुझसे शर्मा रहे हैं? देव ने सौंदर्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से मेडिसिन लगाकर नींद का बहाना बनाकर बेड पर आकर लेट गया। इस बात से खुद देव भी इनकार नहीं कर सकता था कि पिछले कुछ दिनों से वो सौंदर्या की खूबसूरती और उसके शरीर की तरफ आकर्षित होता जा रहा था, और आज सौंदर्या के चेहरे पर जो सुरूर था, उसे देखते हुए देव को लग रहा था कि आज ना चाहते हुए भी उससे कोई गलती ना हो जाए। तभी सौंदर्या उसके पास आकर बेड पर लेट गई और अपनी चमकदार उंगलियों से देव का हाथ थाम लिया। देव की सांसें बढ़ गईं। उसे लगा वो अपनी रही सही हिम्मत भी खो देगा। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। थैंक यू सो मच देव। मेडिसिन लगवाने के लिए थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लायर। जिस तरह होठों को गोल घुमाते हुए सौंदर्या ने देव को लायर कहा, उसे लगा एक साथ कई गुलाब उसके होठों पर आ गए हों। उस पर उसकी लड़खड़ाती आवाज ने जैसे देव पर जादू कर दिया हो। देव की नजरें उसके गुलाब जैसे रसीले होठों पर आकर ठहर गई, लेकिन सौंदर्या अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। मैं मेडिसिन के लिए थैंक यू नहीं कह रही, उन पैसों के लिए कह रही हूँ जो तुमने अभी मुझे दिए, और स्ट्रीट स्टॉल में जो तुम मेरी मदद करोगे उसके लिए भी थैंक यू। और कुछ? यस, मुझसे शादी करने के लिए भी थैंक यू। मेरी जिंदगी में आने के लिए भी थैंक यू। मेरे दिल की हर बात को इतने ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। बेड पर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब लेटे थे। तभी सौंदर्या देव के और नजदीक सरक आई। देव को लगा किसी भी पल सौंदर्या उसे किस कर लेगी, लेकिन होठों को करीब लाते ही वो मुस्कुरा दी। अच्छा देव, एक बात तो बताओ, क्या हम एक रियल कपल की तरह नहीं रह सकते? यू आर सो हैंडसम। मैं सच में तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। सौंदर्या की ये बात सुनते ही देव हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम होश में नहीं हो सौंदर्या? तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? Just shut up. Let me complete first and give me a honest answer. तुम भी मुझे पसंद करते हो ना? देव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन देव की आंखें आज चाहकर भी झूठ नहीं बोल पा रही थी।
और सौंदर्या ने ये बात पकड़ ली थी। बोलो ना देव, थोड़ा सा, इतू सा तो तुम भी मुझे पसंद करते हो ना। मैंने देखा है तुम्हें, जब तुम मुझे देखते हो लेकिन कहते नहीं। क्यों? तुमने ने तो कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। क्या मैं अब तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? देव ने देखा ये कहते ही अचानक से सौंदर्या की आवाज सीरियस हो गई थी। वो देव से थोड़ा दूर सरक गई थी। I really love you, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम्हारी तरह क्लियर है। जिस आदमी के पास फीलिंग्स ही नहीं है, उसके साथ मैं कैसे सो सकती हूँ? So please, फ्यूचर में फिर कभी मुझे हॉट लुक मत देना, वरना मैं समझूंगी तुम मुझे प्यार करते हो। Got it? Just got it, but मुझे लग रहा है कि तुम बहुत सेंटिमेंटल हो रही हो। प्लीज अब सो जाओ। मैं सेंटिमेंटल हो रही हूँ? मैं? You are so arrogant. हाँ। ये कहकर सौंदर्या दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो गई और देव भी सोने चला गया। तभी सौंदर्या ने फिर मुड़कर देव की तरफ देखा। हाँ? Do you really think I am sentimental? No, I'm sorry. मैंने बस यूं ही कह दिया था। No, you just said it. अगर ऐसा है तो ठीक है। Call me being pretentious. हाँ। ये कहकर सौंदर्या फिर देव की तरफ पीट करके सो गई। देव को लगा सौंदर्या फिर कुछ बोलेगी, इसलिए वो काफी देर तक उसकी तरफ देखता रहा। लेकिन देव की नींद उड़ाकर सौंदर्या सो चुकी थी। क्या देव की तरह सौंदर्या भी सचमुच देव को पसंद करने लगी है, या ये सिर्फ अल्कोहल का असर था? सौंदर्या के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर क्या देव अपनी फीलिंग्स सौंदर्या के सामने एक्सेप्ट कर लेगा? क्या स्ट्रीट स्टॉल से बचने के लिए देव सौंदर्या के कंस्ट्रक्शन साइट में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या सो चुकी थी, लेकिन देव की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कता रहा। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग से थोड़ी देर पहले सौंदर्या की कही बातें निकल ही नहीं रही थी। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा पिछली रात वाली सौंदर्या का कहीं नामो निशान नहीं था। ये वही ऑर्डिनरी सी सौंदर्या थी जिससे चाहकर भी देव को प्यार नहीं हो सकता था। तैयार होकर वो भी अपने ऑफिस चला गया, जहां चेतन उसका इंतजार कर रहा था। हेलो बॉस, कल आपने जो रिपोर्ट्स मंगवाए थे वो ये रहे। 10 मिनट में आकर ये रिपोर्ट्स ले जाना, और हाँ, लंच से पहले कोई मीटिंग मत रखना। यू मे लीव नाउ। ओके बॉस। देव सुबह से कई बार सौंदर्या को लेकर अपने मन को समझा चुका था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो वापस घूमकर वहीं आ जा रहा था। उसे अपनी बेचैनी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसने अपना मोबाइल निकाला और सौंदर्या को एक वॉइस मैसेज भेजा। हाय सौंदर्या, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अच्छे से ऑफिस पहुंच गई थी ना? सौंदर्या को ये मैसेज भेजने के बाद देव हाथों में मोबाइल लिए सौंदर्या के जवाब का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब चेतन ने दरवाजे पर नॉक किया तो देव जैसे अपने आप में लौटा। यस, कम इन। बॉस, वो रिपोर्ट साइन हो गए? ये क्या, आपने नहीं देखा भी नहीं? जब साइन हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अभी तुम जा सकते हो। देव के हाथ में मोबाइल और चेहरे पर टेंशन देखकर चेतन को लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना देव कभी ऑफिस में इस तरह डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता था। इज एवरीथिंग ऑलराइट बॉस? मैम के साथ आपकी कोई कहा सुनी हो गई क्या?
तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मेरी मैरिड लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो? आई एम सॉरी बॉस, आप साइन कर दीजिए, मैं आता हूं। वेट, मैं ये रिपोर्ट्स पढ़कर अभी साइन करके देता हूं। लेते जाओ एंड डोंट शो मी योर फेस टुडे। देव ने तुरंत रिपोर्ट्स पढ़कर उन पर साइन कर दिए। चेतन के जाते ही देव ने एक बार फिर से मोबाइल चेक किया। सौंदर्या का अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। सौंदर्या का ऑफिस उसके घर से 10 मिनट की दूरी पर ही था, जहां वो अपनी स्कूटी से 2 मिनट में पहुंच जाती थी। और फिर आज तो वो ऑफिस के लिए जल्दी भी निकली थी। ऐसे में अब तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई ना देखकर देव परेशान हो गया और उसने सौंदर्या को कॉल किया। हेलो सौंदर्या। हाँ देव, बोलिए। तुम स्कूटी चलाते हुए बात कर रही हो? नहीं, मैं ट्रैफिक में खड़ी हूँ, बोलिए। नहीं, कुछ खास नहीं। ऑफिस पहुंच जाओ, फिर बात करते हैं। आज अपने स्ट्रीट स्टॉल के परमिशन के लिए सौंदर्या म्युनिसिपल ऑफिस गई थी, जहां से ऑफिस पहुंचने में उसे काफी देर हो गई थी। वहीं देव हाथ में मोबाइल लिए सौंदर्या के कॉल का इंतजार कर रहा था। तभी ऑफिस पहुंचकर सौंदर्या ने जैसे ही मोबाइल देखा तो उसमें देव का मैसेज देखकर उसे याद आया कि उसे देव को कॉल करना है। उसने देव को कॉल लगाया। हेलो सौंदर्या, आज तुम इतनी देर से ऑफिस पहुंची? हाँ, आज मुझे अपने स्टॉल के लिए म्युनिसिपल ऑफिस से परमिशन लेने जाना था। परमिशन मिल गई है। अगले हफ्ते से हमारा स्टॉल शुरू हो जाएगा। आप बताइए, आपको कुछ काम था मुझसे? नहीं, कुछ खास नहीं। ये कहने के लिए आपने मुझे ऑफिस पहुंचकर कॉल करने को कहा था? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि स्कूटी की बजाय अगर तुम कार ले लो तो आई थिंक तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और सेफ भी रहेगा। आपको लगता है हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कार ले सके? एनीवे, ऑफिस की कार है, लेकिन पर्सनली मैं स्कूटी से आना जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ट्रैफिक से बाहर निकलना काफी इजी होता है उससे। वैसे अगर तुम चाहो तो हम इंस्टॉलमेंट पे कार ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मैं पे कर दूंगा। थैंक्स देव, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम है। ओके, स्कूटी चलाते वक्त अपना ख्याल रखना, ठीक है? आज बार बार देव के मुंह से अपनी सेफ्टी की बात सुनकर सौंदर्या सोचने लगी कि आखिर आज देव को उसकी सेफ्टी की इतनी चिंता क्यों सता रही है। उसने कुछ देर इस पर सोचा, लेकिन काम में लगते ही ये बात हवा हो गई। स्टॉल के लिए परमिशन मिलने के बाद अगले कुछ दिन सौंदर्या के काफी हेक्टिक बीते। आज से उसका स्टॉल शुरू होने वाला था और वो काफी एक्साइटेड थी। देव, याद है ना, आज हमारे स्टॉल का पहला दिन है, तो प्लीज आज घर थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ, कोशिश करूंगा। सौंदर्या जानती थी कि देव उसके स्टॉल लगाने के फैसले से खुश नहीं है और आज भी स्टॉल की बात से उसका मूड ऑफ हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। काफी सोच समझकर सौंदर्या ने अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर बसे एक पॉश कॉलोनी के बाहर ही अपना स्टॉल शुरू करने का फैसला किया था। शाम को जब देव अपनी आलीशान कार में बैठकर घर की तरफ जा रहा था तो उसने देखा सौंदर्या अकेले ही स्टॉल का सारा सामान अपनी स्कूटी पर लेकर जा रही है। वो हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने ड्राइवर दीपक को गाड़ी घुमाने को कहा। सॉरी सर, ये वन वे है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जल्दी गाड़ी को घुमाओ और स्कूटी के आगे लो। ओके सर। देव के कहे अनुसार ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, देव उतरकर दौड़ते हुए सौंदर्या की स्कूटी के सामने आकर खड़ा हो गया। देव को सामने देखते ही सौंदर्या ने जैसे ही ब्रेक मारी, उसका सामान गिर पड़ा। उसने गुस्से में देव को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही कहा था ना जल्दी आना। तो जब मैं आ रहा था तो तुम्हें अकेले ये पूरा बोरिया बिस्तर अपने सिर पर उठाकर चलने की क्या जरूरत थी? सही कहा, मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है और हमेशा सारी गलती मेरी ही होती है। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने क्या किया है? एनीवेज, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। आज सौंदर्या के स्टॉल का पहला दिन था। ऐसे में देव उसे उदास नहीं देख सकता था, सो गलती ना होते हुए भी उसने सॉरी कह दिया था। वहीं दूर खड़ा देव का ड्राइवर ये देखकर हैरान था
किस ऑर्डिनरी लड़की के सामने हमेशा फटकार लगाने वाले उसके साहब भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं और इसके साथ मिलकर साहब अब स्टॉल लगाएंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सौंदर्या की नजर देव के महंगे सूट पर पड़ी। ये सूट तो काफी महंगा लग रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे सारे कपड़े सील हो गए हैं, तो फिर ये? मेरा नहीं, मेरे एक कलीग का है। आज ऑफिस में कुछ फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मीटिंग थी तो उसने दी थी। मैं जल्दबाजी में उसे देना भूल गया। एनीवेज, तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना है। स्कूटी चलानी आती है? नहीं। अब तो ठीक है, यहीं खड़े रहो, मैं ये सामान उतार कर आती हूँ। यहीं पास में ही है लोकेशन। अपनी छोटी सी स्कूटी पर इतना सारा सामान लादे सौंदर्या उसके सामने से तेजी से निकल गई। उसे लगा वो शरीर से भले ही कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन मजबूत हौसलों के मामले में सौंदर्या को टक्कर नहीं दे सकता। सारा सामान उतार कर वो वापस लौटी और देव को अपने साथ ले गई। दोनों ने मिलकर स्टॉल तो लगा दिया, लेकिन अब उसके सामने खड़े होकर कस्टमर्स को आवाज देना और अपने स्टॉल की तरफ उनका ध्यान खींचना देव को बड़ा चीप लग रहा था। वो स्टॉल के एक तरफ कोने में जाकर खड़ा हो गया, लेकिन सौंदर्या स्टॉल पर आने वाले हर कस्टमर को पूरे दिल से एंटरटेन कर रही थी। ये देखिए मैम, ये पर्स आपके हर आउटफिट के साथ जाएगा। और ये बेल्ट देखिए, इसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, इसमें आप काफी पतली लग रही हैं। ओह यस सर, आप अपनी वाइफ के लिए क्या खरीदना चाहते हैं? ये शूज जस्ट फॉर 500 रुपीज। सर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये सिर्फ 350 का ही है। देव सौंदर्या की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। स्टॉल पर किसी को ना देखकर सौंदर्या ने देव को पास बुलाया। आपको यहाँ मेरे साथ खड़े होने में शर्म आ रही है तो आप जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे इस तरह से स्टॉल पर चीजें बेचनी नहीं आती है। अच्छा, बिजनेसमैन होने के नाते मार्केटिंग तो आती होगी ना? मतलब? सौंदर्या ने देव के सवाल का जवाब दिए बिना स्टॉल के एक तरफ एक चेयर रख दी थी। मतलब ये कि आप कुछ मत बेचिए, सिर्फ यहाँ बैठिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ देर रुकिए, अभी समझ में आ जाएगा। बड़ी ही सूझबूझ के साथ सौंदर्या ने अपनी लेडीज आइटम का स्टॉल ऐसी जगह पर लगाया था जहां पॉश कॉलोनी के साथ एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी भी थी। शाम के 6 बजे थे। ये वक्त था जब कॉलेज से लड़कियां बाहर निकलती थी। ऐसे में सौंदर्या ने हैंडसम देव को साइन बोर्ड की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। और फिर आज सूट बूट में देव किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं लग रहा था। तभी यंग लड़कियों का एक ग्रुप आकर सौंदर्या के स्टॉल के सामने जमा हो गया, लेकिन उन सभी की नजरें स्टॉल की चीजों से ज्यादा देव के ऊपर टिकी थी। Oh my God! Look, he's so handsome. Yay! He look like a big film star. Film star? Bullshit. ये तो किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा हैंडसम है। इस तरह अपनी तारीफ सुनकर देव का चेहरा लाल हुआ जा रहा था और सौंदर्या खुश थी कि उसका आइडिया काम कर गया था। तभी सौंदर्या ने सारी लड़कियों का ध्यान जैसे ही अपने स्टॉल के प्रोडक्ट्स की तरफ खींचना चाहा, एक लड़की ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ इशारा किया। मैम, ये हैंडसम मैन कौन है? तुम्हें क्या लगता है कौन होंगे? आपके बॉस? एग्जैक्टली, लेकिन मेरे नहीं, इस स्टॉल के। आखिर इतना कीमती सूट बूट पहनकर कुर्सी पर और कौन बैठ सकता है? एक्चुअली हमारे बॉस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं और ये सारी चीजें ये अब्रॉड भेजते हैं, लेकिन अब इन्होंने इनमें से कुछ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स को अपने ही देश में बेचने का फैसला किया है। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है ये तो आप देख ही रही होंगी। सौंदर्या के स्टॉल की चीजें वाकई अच्छी क्वालिटी की थीं। देखते ही देखते आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स उन लड़कियों ने खरीद लिए। सौंदर्या बहुत खुश थी। तभी उनमें से कुछ लड़कियां देव के पास आकर उसका पर्सनल नंबर मांगने लगी। सर, क्या आपका पर्सनल नंबर हमें मिल सकता है, जिससे फ्यूचर में कभी हमें बल्क में चीजें लेनी हो तो हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकें? सौंदर्या जानती थी
कि लड़कियां देव जैसे हैंडसम मैन से कांटेक्ट बनाने के लिए उसका पर्सनल नंबर मांग रही हैं। लेकिन उसे ये आइडिया भी अच्छा लगा कि हो सकता है इसी बहाने फ्यूचर में उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए। ये सोचकर वो भी देव के पास आ गई। इट्स अ गुड आइडिया बॉस। हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर माइक्रो बिजनेस अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। आपको इन्हें नंबर दे देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद। ये कहकर सौंदर्या ने देव का मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और चैट ऑन ऐप के सेटिंग में जाकर QR कोड से सारी लड़कियों का अकाउंट ऐड कर दिया। सौंदर्या ने इतनी फुर्ती से किया कि देव आंख फाड़े देखता रह गया। अब क्या होगा देव का रिएक्शन? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो हम अगला एपिसोड फिर लेके आएंगे आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।